अभी भी यहाँ पे फोकस हो रहा है, जो पुराने सब्जेक्ट्स है उन्हीं पे फोकस हो रहा है। जो वुमेन है वो मतलब उसको हर एक फील्ड में उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ तकरीबन 2 लाख के करीब आबादी है त्राल की। हतावार कौन है? देने वाला, क्योंकि अगर कोई हमें बोलता है कि हमें रिश्वत चाहिए। कारगा है, ये इलाके त्राल में एक मशहूर जगह है। यहाँ हरी सिंह शिकार करने के लिए आता था। कौन कहता है खुदा नज़र नहीं आता, कौन कहता है खुदा नज़र नहीं आता, वही तो नज़र आते हैं जब कुछ नज़र नहीं आता। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब जहरा। जैसा कि नाजरीन आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है लोगों की बात सुनना और आला हुकाम तक पहुँचाना। इस गर्ज से आज हमारी टीम आई है साउथ कश्मीर के ज़िला पुलवामा के त्राल इलाके में। त्राल, जिसे पहले होल्दा नाम से जाना जाता था और उसके बाद पारगनई उलर नाम से जाना जाता था। बताया जा रहा था कि जब सुल्तान सिकंदर का दौर था तब हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस एरिया को ख़रीदा था 3 जवाहिर से, जिसे कश्मीरी में हम लाल भी कहते हैं। और उसके बाद जो है इस पूरे एरिया का नाम जो है वो त्रलाल पड़ा था, जो बिगड़ते बिगड़ते त्राल पे आ पहुंचा और आज ये पूरा इलाका जो है त्राल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नाजरीन, करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं इनके मसलो मसाइल। तो नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद है त्राल के डिग्री कॉलेज में। अगर बात तालीम की करें तो तालीम को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इस गर्ज से हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के तालीमी निज़ाम कैसा है। हमारे यहाँ कॉलेज में 3 स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स हैं, साइंस है, कॉमर्स है। इसके अलावा हमारे 2 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, BCA और BSc IT। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है, डेवलपिंग है। मैंने इस कॉलेज में पिछले ही महीने ज्वाइन किया है। मेरी कोशिश रहेगी कि ये कॉलेज जो है, जो एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है वैली के, उनसे भी आगे जाए। हमारा अगले साल NAC एक्रीडिटेशन का री-एक्रीडिटेशन का प्रोसेस चलने वाला है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस कॉलेज को एक अच्छा ग्रेड मिले और ये कॉलेज जो है यहाँ के गिरदोनवा में त्राल एरिया को एक जो हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग है ही यहाँ पे, तो ये इलाके को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए जैसे कि आज तक हुआ है। ये त्राल जो इलाका है तकरीबन 1,80,000 आबादी है, लेकिन हमारी बच्चियों को यहाँ डिग्री कॉलेज अवेलेबल सेपरेट नहीं है, विमेंस कॉलेज नहीं है। अगर त्राल इलाके में जो तकरीबन कुछ साइड में तकरीबन 30 किलोमीटर है, कुछ साइड में 15-20 किलोमीटर है, और दूर दराज बस्तियाँ हैं, गुजर बस्तियाँ हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला है जो पिछले कई साल से हम परस्यू कर रहे हैं, तकरीबन 2 डिकेड से, कि यहाँ ज़मीन भी देखी गई थी, ज़मीन भी अलाट की गई थी, लेकिन उसके लिए सैंक्शन नहीं हुआ। विमेंस कॉलेज जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है और सारे त्राल के लोगों की डिमांड है। ये एजुकेशन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, ख़ास तौर पर जो हायर एजुकेशन की बात मैं करूँगा यहाँ पे चूँकि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल में अभी हमारे पास एक ही हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, वो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल। तो पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चेंजेस आ गई ग्राउंड लेवल पे भी। और अगर एजुकेशन जो यहाँ का कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसकी बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में अपग्रेडेशन हुआ है। तो पहले यहाँ पे क्या था कि क्योंकि कॉलेज यहाँ पे पहले एक जगह पे था, उसके बाद ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो पहले परेशानियाँ हो रही थी, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से। लेकिन वक्त के साथ साथ वो बदल गया। पहले यहाँ पे एक ही बिल्डिंग थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास 2-3 ब्लॉक्स अलग अलग है, जैसे कि साइंस ब्लॉक अलग है, फुली एस्टेब्लिश्ड है। इसी के साथ साथ लाइब्रेरी कम क्लासरूम ब्लॉक है, वो भी फुली एस्टेब्लिश्ड है। लाइब्रेरी हमारी बिल्कुल अप टू डेटेड है, जिसमें कम से कम मुझे लग रहा है कि शायद 40,000 से ज़्यादा किताबें हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब ने जो कहा है कि ये कॉलेज 1988 में तामीर किया गया है,
لیکن لگ بھگ 30-40 سال سے کالج چل رہا ہے، لیکن جو اویلیبلٹی باقی کالجوں میں وہ ہمیں اس کالج میں نہیں ملتی. جیسے کہ ہمیں گاڑیاں پوری نہیں ملتی، جو ٹرانسپورٹ ہے ہمیں اس سختی سے چلنا پڑ رہا ہے. بہت باری ہم گزارش بھی کر چکے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمیں یہاں پر ٹرانسپورٹ کی جو دقت ہے وہ دور کی جائے، اور یہاں پر جو ٹیوب ویل ہے، پانی کا مسئلہ بھی بہت ٹائم سے ہے، وہ بھی ہماری نہیں سنی جا رہی ہے، تاکہ جو باقی کالج ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارا کالج بہت پیچھے ہے ڈیولپمنٹ میں. بٹ شکر جو ہمارے پرنسپل صاحب ہیں انہوں نے بہت یہاں پر جو چیزیں ہیں ٹھیک کی ہے، اور ہمارے فیکلٹی ممبرز جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے، لیکن پھر بھی ہمارا آڈیٹوریم صحیح نہیں ہے باقی کالجوں کی طرف. تو ہم گورنمنٹ سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو یہ مانگیں یہ پوری کی جائے. اور ہمارے سر نے جو کہا ہے کہ وومینز کالج یہاں پر اسٹیبلش ہونا چاہیے، تو ہم اس کے لیے گزارش کرتے ہیں. ترال کے ڈفرینٹ ایریاز کی اگر ہم بات کریں، یہاں پہ ڈفرینٹ ایریاز میں بہت ساری ہائر سیکنڈریز ہے یا اسکولز ہے، گورنمنٹ اسکولز ہیں یا باقی اسکولز بھی ہیں. لیکن اگر ہم ترال کی مین ہائر سیکنڈری کی بات کریں، ماڈل ہائر سیکنڈری کی، وہ ایک پبلک پلیس پہ سچویٹڈ ہے، اور وہاں پہ یوزولی جو کلاس رومز بھی ہیں وہی روڈ کے سائڈ پہ ہی ہیں یوزولی، وہاں پہ سارے کلاس رومز. اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری ڈسٹربنسز فیس کرنی پڑتی ہے، کبھی گاڑیوں کا شور، کبھی لوگوں کا شور. اب پریکٹیکلی یہ امپاسبل ہے، ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ اسکول کی لوکیشن چینج کی جائے، بٹ اگر اچھا ہوگا کہ اگر جو اتھارٹیز ہیں، ڈفرینٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، لوگوں کو وہ اویئر کرے یا کچھ ایسی ڈائریکشنز لوگوں کو دے جو ان کو اسکول کی امپورٹنس کے بارے میں پتہ چلے، اور لوگوں کو اس بارے میں اویئر کرے کہ جتنا کم ہو سکے اسکول کے اراؤنڈ گاڑیوں کی ہارنس کو کنٹرول کیا جائے، کوشش کیا جائے کہ وہاں پہ ٹریفکس نہ ہو، تاکہ اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کے ٹائم پہ ڈسٹربنسز فیس کرنے کی وہ نہ مطلب ان کو نہ فیس کرنی پڑے ڈسٹربنسز. بیکاز میں بھی اسی ہائر سیکنڈری سے آئی ہوں، یہاں پہ ابھی مطلب ادھر اسٹڈی کر رہی ہوں. ہمیں بھی کلاس روم میں بہت ساری ڈسٹربنسز فیس کرنی پڑتی ہیں کلاس کے لیکچر کے دوران، کبھی گاڑیوں کا ہارن، کبھی وہ جو میونسپلٹیز کی گاڑیاں ہوتی ہیں کبھی وہ اپنا میوزک سٹارٹ کر دیتی ہیں. یہ غلط نہیں ہے، لیکن اسکول کے اراؤنڈ ایسی ایکٹیویٹیز پہ کنٹرول کرنا چاہیے اور اتھارٹیز کو ڈائریکشنز دینی چاہیے تاکہ لوگ اویئر ہو جائیں اس مسئلے. NEP 2020 ایک کمپریہنسو ایجوکیشن پالیسی جو انڈیا نے فریم کی ہے ایجوکیشن سسٹم کو سدھار لانے کے لیے. اٹ ہیز بین لانچڈ ان جولائی 2020. تو اس کی جو مین مقصد تھا یہ کہ ریولیوشنائز ایجوکیشن سسٹم کو کیا جائے گا پورے اسکول لیول سے ٹو ہائر ایجوکیشن لیول تک. لیکن اس کے سر کچھ ایسے اپروچز ہیں جو اس میں کہہ رہا ہوں کی پوائنٹس ہیں اس پالیسی کے. ایک اپروچ ہے اس میں سر کہ فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی. جو بچہ ہمارا ہے جو اس کا اسٹرکچر چینج ہوا تھا، پہلے تھا ایک اسٹرکچر، اب آیا 5+3+3+4 اسٹرکچر آ گیا کہ بچے کو پہلے 2 بال بیٹیکا اور آنگن واڑی میں 2-3 سال دینے پڑتے تھے، وہاں سے ایجوکیشن سٹارٹ ہوگی. لیکن ریئل ایسنس میں اگر اس کو دیکھیں گے تو وہ ایسا اس اپروچ اس انداز سے نہیں سٹارٹ ہوا جس انداز سے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی. نمبر 2 سر ہے ملٹی ڈسپلنری، اس میں ایک اپروچ آ رہا ہے. ملٹی ڈسپلنری اپروچ میں جو سٹریمز ہوتے ہیں ہائر سیکنڈریز میں یا کالجز میں، وہ اپروچ ہوتا ہے ایک ایسا کہ سائنس سٹریم الگ سے ہوتی ہے، آرٹ سٹریم الگ سے ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ یہ تھا کہ جو بچہ اردو پڑھ سکتا ہے وہ سائنس کا بھی سبجیکٹ لے سکتا ہے. لیکن دس تھنگ آلسو ناٹ ہیز بین امپلیمنٹڈ ان ریئل سینس. دا تھرڈ نیکسٹ کی پوائنٹ اس کا جو ہے وہ ہے ووکیشنل ایجوکیشن، پروموشن آف ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ سکل بیسڈ ایجوکیشن. سر ابھی اگر دیکھیں گے جیسے کہ پرانی ایجوکیشن سسٹم جو چل رہا تھا ویسا ہی اسکولوں میں چل رہا ہے. کوئی ووکیشنل ایجوکیشن کا ٹرینر نہیں ہے، کوئی ووکیشنل ایجوکیشن کا کوئی سسٹم کسی اسکول میں، کسی ہائر سیکنڈری میں یا کسی بھی ہائر ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان انسٹیٹیوشنز میں ایسے دیکھا نہیں جاتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے جو ریئل سینس میں ایک NEP 2020 کا جو ریئل ایسنس تھا، جو فریم کیا گیا تھا، اس کا جو امپلیمنٹیشن، روٹ آف امپلیمنٹیشن ہے، وہ ریئل سینس میں اس کا ریئل امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میری گزارش یہ ہوگی جو اس کا ریئل ایسنس ہے وہ بچوں تک ریئل ایسنس پہنچنا چاہیے اور اس کی ریئل امپلیمنٹیشن ایک ریئل روٹ کے ذریعے ہونی چاہیے. کالج سے چھٹی ہونے کے بعد ہم انڈور سپورٹس ہال میں کھیلنے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہمیں صاف پانی پینے کا بہت مسئلہ ہے. وہاں پہ اویلیبل ہی نہیں ہے پیور واٹر، اور کھیلنے کے لیے باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا ضروری ہے، لیکن وہاں پہ ہمیں اویلیبل ہی نہیں ہے. اور وہاں سے نکلتے وقت ہمیں وہاں پہ گاڑی بھی نہیں ملتی. اور جیسا کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس میں ڈپریشن اور اینزائٹی ہے، وہ سب سپورٹ سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے. کھیلنے سے مجھے لگتا ہے 95% ڈپریشن
ایجوکیشن کم ہوتا ہے. اور میں 2 سال سے مارشل آرٹس کھیل رہی ہوں. لاسٹ ایئر میں ماشاء اللہ نیشنلز بھی گئی تھی, لیکن وہاں پہ آج جا نہیں پاتے کیونکہ وہاں سے نکلتے ٹائم وہاں پہ گاڑی نہیں ملتی, اور وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ گرلز کو پھر بہت پرابلم ہوتی ہے نکلتے وقت. اور وہاں پہ ہمیں صاف پانی بھی اویلیبل نہیں ہے. ہمیں وہاں پہ الیکٹرکسٹی کی بھی پرابلم تھی پہلے, لیکن پھر ہم وہاں کے انچارج سے ہم نے بات کی, اور اس نے پھر ہم وہاں گئے پلوامہ, ڈی سی پلوامہ سے ہم نے بات کی, اور پھر وہ مسئلہ ہمارا ختم ہوا. لیکن پینے کا پانی وہاں پہ ابھی بھی اویلیبل نہیں ہے, اس سے ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایجوکیشن کی, تو جیسے کہ سر نے بات کی کالج ایجوکیشن کی, تو یہاں پہ جو اسکول ایجوکیشن کا نظام ہے تقریباً جو ترال تحصیل ہے 5-7 ہائر سیکنڈری یہاں پہ ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ یہاں پہ جو مین سبجیکٹس ہے وہ یہاں پہ پڑھائے نہیں جا رہے ہیں, جو نئے سبجیکٹس ہے ابھی بھی یہاں پہ فوکس ہو رہا ہے. جو پرانے سبجیکٹس ہے انہیں پہ فوکس ہو رہا ہے, اور جو نئے سبجیکٹس پورے انڈیا میں انٹروڈیوس ہوئے ہیں وہ ابھی تک یہاں پہ انٹروڈیوس نہیں ہوئے ہیں. جیسے کامرس جو ہے وہ ہماری گرلز ہائر سیکنڈری میں انٹروڈیوس نہیں ہوا ہے. بوائز میں اگر ہے تو وہاں پہ فیکلٹی پوری نہیں ہے. تو ایسے ہی ہم مطالبہ کر رہے ہیں سرکار سے کہ جتنے بھی نئے سبجیکٹس آئے ہیں ان کو یہاں بھی ان کو انٹروڈیوس کیا جائے. آئی ٹی بلاک بن گیا ہمارا. اسی طرح سے کالج نے کچھ نئے کورسز یہاں پہ لانچ کیے ہیں, جن میں BCA ہے خاص طور پر, یا کچھ ایسے سبجیکٹس بھی انٹروڈیوس کیے گئے ہیں جو پہلے یہاں پہ نہیں تھے. اس کی وجہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چینجیں یا سدھار آ گیا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, خاص طور پر جب ہم بات کریں ہائر ایجوکیشن کی. یا دیکھا جائے کہ اب جو پہلے یہاں سے جو اور جو ہائر اسٹڈیز میں جو بچے جاتے تھے اس کا ریشو بھی پچھلے 7-8 سالوں میں بہت اچھی بڑا اس میں بھی دیکھنے کو ملا ہے. پہلے دیکھتے تھے ہم یہی کہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 بچے ڈگری کالج ترال سے اگر زیادہ سے زیادہ وہ ہائر اسٹڈیز میں جاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کورسز کم تھے. لیکن جب سے یہاں پہ الگ سے سائنس بلاک پوری طرح سے سائنس کے جتنے بھی سبجیکٹس تھے جب سے ان کو یہاں پہ پڑھایا گیا یا ان کو انٹروڈیوس کیا گیا, تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا جو خاص کر یونیورسٹی انرولمنٹ جو ہے بچوں کا یہاں کا وہ بہت بڑھ گیا ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پچھلے 10 سالوں کی اگر میں بات کروں تو بہت اچھا سدھار آیا ہے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. سروں سے سن رہے تھے کہ ایجوکیشن کے بارے میں. ہمارے وہاں مندورہ میں ہائی اسکول چل رہا ہے, بہت گاؤں سے آ رہے ہیں وہاں پہ بچے, بہت گاؤں سے آ رہے ہیں 2-5 گاؤں سے تقریباً. لیکن وہاں پہ جو روڈ ہے وہ میگڈومائز نہیں ہے, اس لیے اہل حکام سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس پر ذرا توجہ دے. والسلام. اگر میں ایجوکیشن کی بات کروں تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج سے کچھ 4-5 سال قبل ہمارے اسکول میں ایک پرائمری اسکول تھا, اس کو اپ گریڈ کر کے اب مڈل اسکول بنایا گیا ہے. وہاں سٹاف بھی لیکن آن دا بیس آف ڈیپوٹیشن کے بیس پر وہاں سٹاف کو جو ہے تعینات کیا گیا ہے. لیکن وہاں اکاموڈیشن کی پرابلم ہے. وہی والی بلڈنگ ہے جو پرائمری اسکول تھا, اب اس کو ایک روم میں 3 کلاسز میں اس کو تقسیم ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اب کلاسز جو ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں. میں اب آپ کے وسادت سے اعلیٰ حکام سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو اسکول تھا, جو پرائمری اسکول تھا پہلے, اس کو اب اپ گریڈ کر کے اب مڈل اسکول بنایا گیا ہے. وہاں جو ہے وہ نئی بلڈنگ جو ہے بنائی جائے تاکہ جو تعلیمی سیکٹر ہے اس میں تھوڑا بہت وہ سدھار آ سکے. دوسری بات بنگڈار کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. بنگڈار جو ایک علاقہ ہے جو وہ گوجر بستی پر وابستہ ہے, گوجر بستی سے وہ وابستہ ہے. لیکن وہاں پل جو ہے وہ پل کی نایابی کی وجہ سے وہاں بچوں کو کافی ساری مشکلات آ رہے ہیں درپیش. جب بھی کوئی معمولی سا سیلاب آ جاتا ہے تو وہ اسکول نہیں آ پاتے ہیں. اب میں آپ کے وسادت سے اعلیٰ حکام سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پل تعمیر کیا جائے تاکہ بچے جو ہیں ان کی تعلیم سفر نہ ہو سکے. ایجوکیشن کی بات یہاں پہ ہوئی, وہی ہم تندرستی کی بھی بات کریں گے. یہاں پہ انسان کا تندرست رہنا بھی بہت ضروری ہے. اسی حوالے سے یہاں کے لوگوں سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں کے ہیلتھ سیکٹر جو ہے ان کا کیا رول ہے. اگر ہم ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں گے تو ہیلتھ سیکٹر میں ترال کے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہوئی ہے. میں بتاؤں گا کیسے. سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ترال ہے اس کو اصل میں یہ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر تھا, اور 1988 میں یہاں کے جو ایم ایل اے تھے اس وقت غلام نبی نائک تھے.
उन्होंने एक आर्डर निकाला था कि इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल बनाया जाए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया जाए। लेकिन ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल अपग्रेड नहीं हुआ, सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहा और बोर्ड पर सिर्फ लिखा गया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल। तो ये समझो 1997 में जो मुस्तफ़ा कमाल थे उस वक्त, जो फारूक अब्दुल्ला के भाई हैं, वो मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसकी संगी बुनियाद डाली थी और प्लान ये था कि इसकी 3 स्टोरीड बिल्डिंग बनाएं, लेकिन बाद में इसको 2 स्टोरीड बिल्डिंग बनाई गई। इसी तरह आउटडोर ब्लॉक बनाने में तकरीबन 20 साल लगे और इंडोर ब्लॉक बनाने में तकरीबन 25 साल लगे। और यहाँ जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा तामीर किया गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसकी इनाग्रेशन की गई, तो उसके वक्त भी त्राल वालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। कैसे नाइंसाफ़ी हुई? यहाँ पर 3 एरियाज़ हैं, एक तो सतूरा है, एक चुरसू है, एक बटकुंड है। वहाँ पर हमारे 2-2 मेडिकल ऑफिसर पोस्ट्स हुआ करते थे। हर एक हॉस्पिटल से, जिनको उस वक्त एलोपैथिक डिस्पेंसरी कहते थे, आजकल हम उनको न्यू टाइप PHC कहते हैं, वहाँ से एक मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट को लिया गया और वो 3 पोस्ट्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा को दिए गए। लेकिन सर मैं डाडसरा से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ भी एक हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम हुआ। सर वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो इसकी स्ट्रेटजी चेंज हो गई, उसका नाम पड़ा हुआ था कम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ सेंटर। कम्प्रहेंसिव वर्ड का पूरी तरह से हम झांक लेंगे, देख लेंगे तो लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज मैन पावर वहाँ पे होना चाहिए, जबकि वहाँ पे देखते हैं बिल्डिंग बनाने से या कोई मशीन इंस्टॉल करने से तो कोई हेल्थ सेंटर ऐसा नहीं बन सकता है जिससे किसी पेशेंट को पूरी तरह से ट्रीटमेंट मिल जाएगा। सर वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सफ़र हो रहे हैं पेशेंट्स वहाँ पर, फिर उनको लॉन्च किया जाता है त्राल में वो पूरी तरह से मरीज नहीं हो रहे हैं, जैसे कि डेफिशिएंसीज वहाँ पे भी हैं, उस वजह से फिर उनको श्रीनगर जाना पड़ता है, जिससे बहुत दिक्कतें और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए गुजारिश यही है हुकाम बाला से गुजारिश यही है कि जो भी हेल्थ सेंटर यहाँ पे हैं उनको पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अपग्रेड किया जाए, एज वेल एज जो मैन पावर वहाँ पे ज़रूरत है, चाहे वो टेक्नीशियन है, पैरामेडिकल है, मेडिकल स्टाफ जो ज़रूरत वहाँ पे है वो पूरी तरह से अपग्रेड होना चाहिए। मैं लालपुरा कहल में रहती हूँ। जैसे सर ने अभी बोला है कि बोर्ड लगाने से ये नहीं होता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी होने चाहिए। मैं परसों ही गई हॉस्पिटल में, मैं बीमार थी, वहाँ पे बोला यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, आप जाओ त्राल। अगर बिल्डिंग्स बनाते हैं ये, मतलब इतनी बिल्डिंग्स जैसे सर ने बोला अभी बटागुंड में भी ऐसी बहुत बड़ी इमारतें हैं कि त्राल में भी वो इतना बड़ा नहीं है हॉस्पिटल जितना हमारे गांव में भी है। लालपुरा कहलील में ना वहाँ पे एम्बुलेंस है ना कुछ फैसिलिटीज़ हैं। मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप बोर्ड लगाते हो यहाँ पे हॉस्पिटल है, बोर्ड लगाने से ये मत होता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। 3 या 2-3 स्टाफ्स हैं वहाँ पे, ना कुछ वहाँ पे इंतज़ाम है। मतलब अगर जो हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है वहाँ पे, लेकिन वो बोलते हैं वहाँ पे आप जाओ त्राल से बोलते हैं सीधे जाओ श्रीनगर। अगर हॉस्पिटल बनाते हैं तो फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। इनको देखना चाहिए कि हमें कौन सी ज़रूरत हॉस्पिटल में रखनी चाहिए जो इंसान को ज़रूरत होती है, नीड होती है, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं। मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ वहाँ पर एम्बुलेंस दीजिए और 2-4 डॉक्टर्स जो अच्छे होंगे, जो देखें कि इनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। यही कहना चाहती हूँ कि आप देखें लालपुरा कहलील त्राल में एज़ पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। और अगर हम देखेंगे कि आबादी के लिहाज से जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में है, जो त्राल है जो दूसरे नंबर पर है, यहाँ तकरीबन 2 लाख के करीब आबादी है त्राल की, और स्कैटर्ड आबादी है और श्रीनगर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। अगर यहाँ पर देखेंगे कंपेरेटिव में देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में और पापर में और त्राल में, पापर पुलवामा में अगर देखेंगे तो वहाँ पर उनके पास तकरीबन 10-12 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, और रिसेंटली राजौरी में भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, राजपुरा में भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया गया है। अगर हम पापुर देखेंगे तो पापुर में भी तकरीबन हमारे से अलावा तकरीबन 7-8 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं। हमारे त्राल में सिर्फ 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, एक है आरिपल में, एक है कहलील में, एक है डाडसरा में। अगर हम ओरिजिनल पोस्ट्स देखेंगे, सैंक्शन पोस्ट्स कितने हैं, अगर हम पुलवामा के देखेंगे 414 पोस्ट्स बनते हैं, अगर पापुर के देखेंगे तो 251 पोस्ट्स बनते हैं, अगर हम त्राल के देखेंगे तो 132 पोस्ट्स देखते हैं। तो हमारे पास तकरीबन 7 से 8 प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम है। जो 7 से 8 प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो पिछले 25 साल में इन 2 इलाकों को दिए गए, लेकिन त्राल को नहीं दिए गए, जिसकी वजह से जो त्राल के लोग हैं वो काफ़ी बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, हेल्थ सेंटर की कमी है, और हमारी आबादी जो है वो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, तो उस वजह से सफ़र ज़्यादा होते हैं।
बात अगर किसी कौम को हराने की करनी हो या किसी कौम को गिराने की करनी हो तो सबसे पहले उस कौम की जो नौजवान नस्ल होती है उसे तबाह किया जाता है। नाजरीन, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मेरा इशारा मंशियात की ओर है। अगर हम देखें तो दिन ब दिन मंशियात जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या वजह है जो मंशियात दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ता है और हमें क्या चाहिए करना कि मंशियात को हम रोक सकें। ऑनलाइन मीटिंग एक हुई थी कल ही, डॉक्टर्स रिनाउंड और इमिनेंट डॉक्टर्स की वो हुई थी इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया की, जिसमें बहुत सारे साइकेट्रिक डॉक्टर्स को मदऊ किया गया था, जिन्होंने इसके बारे में बहुत सारी बातें की कि जो मंशियात है बच्चे इसकी तरफ आज ज़्यादा राग़िब क्यों हो रहे हैं। उस सिस्टम का जो मुझे लगा वो है एंग्जाइटी और स्ट्रेस। जो आज का यूथ है वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस से भरे हुए हैं, चारों ओर एंग्जाइटी आ रही है, चारों ओर स्ट्रेस हो रहा है। चाहे बच्चा घर में बैठा है पढ़ने के लिए तो बाप कह रहा है कि फ़लानी के साथ कम्पीट करना है, फ़लानी का बच्चा फ़लानी जगह पे पहुंच गया, आप उसके पीछे क्यों रह गए। तो बच्चे को जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस आ गया, मुझे लग रहा है ये मेन चीज़ है जिस पे हमें गौर करना है, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादातर ये साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में, साइकोसिस में आ जाते हैं और अल्टीमेटली वो ड्रग की तरफ ज़्यादा वो राग़िब हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो यूथ है तकरीबन 50% अब इसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके मुतअद्दिद रीज़न हैं। एक तो नामसाइल हालात हैं, एक के घर के मसाइल हैं, किसी के फादर की डेथ होती है, किसी की मदर की डेथ होती है, किसी की इनकम नहीं है, किसी की जो सोहबत है वो गलत लोगों के साथ है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके ड्रग अब्यूज़ के लिए। लेकिन जहाँ पर भी नामसाइब हालात हों तो वहाँ पर ये ड्रग अब्यूज़ जो है इसमें इंक्रीज़ ही होता है, क्योंकि इसकी तरफ बहुत ही कम तवज्जो होती है। आज दुनिया में जराइम का बाज़ार गर्म है और रुश्वत का बाज़ार गर्म है, शराब का बाज़ार गर्म है। और इसका मेन काज क्या है, इसका बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि आखिरत की फ़िक्र नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है, इस बात का इदराक नहीं है कि मुझे एक दिन अल्लाह की अदालत में हाजिर होना है, अल्लाह के यहाँ अपने कौल व फ़ेल का, अपनी ज़िंदगी का जवाब देना है, हिसाब देना है। अगर कोई चोर चोरी करता है, क्यों करता है? अगर उसको पता होता है इस चोरी के नतीजे में मुझे मेरे मरने के बाद कितना संगीन अज़ाब का सामना करना पड़ेगा, वो चोरी नहीं करता। अगर कोई रुश्वत लेता, अगर उसको ये बात मालूम होती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रुश्वत लेने वाला भी और देने वाला भी जहन्नम में जाएगा, तो वो रुश्वत के लिए इक़दाम नहीं करता। अगर कोई शराब पीता है, अगर उसको ये बात मालूम होती कि मेरे मरने के बाद मुझे कितना संगीन अज़ाब का सामना करना पड़ता, वो शराब नहीं पीता। शराब पीने वाले, ये मिलावट करने वाले और ये रुश्वत लेने वाले, देने वाले, ये सब काम ना करते अगर उनके दिल में इस बात का इदराक होता, इस बात का एहसास होता कि मुझे मरने के बाद अल्लाह की अदालत में हाज़िर होना है, मुझे अल्लाह के यहाँ अपने हर कौल व फ़ेल का हिसाब देना है, जवाब देना है। जो भी हम कोई अमल कर रहे हैं, चाहे दिन के अंधेरे में और दिन के उजाले में, रात के अंधेरी में, खलवत में, जलवत में, ये सब जो है अल्लाह के यहाँ महफूज हो रहा है। हमारे मरने के बाद ववजदु मा अमिलु हाजिरा, हमारी ज़िंदगी की फ़िल्म चलाई जाएगी। देखो कि एक दिन आपने फ़लाँ जगह जो शराब पी थी, तो हम सबको चाहे कि हम मिलकर इसका सद्भाव करें। मेरा ये मानना है जब तक एक बच्चे में सीरियसनेस ना हो किसी चीज़ के रिलेटेड, वो शायद सक्सेसफुल नहीं हो सकता, चाहे फिर वो पढ़ाई हो या चाहे फिर वो सपोर्ट्स हो या कुछ भी हो। तो मेरे हिसाब से जो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि कंपटीशन है, वो तो सच है, कंपटीशन है इस टाइम, इस जनरेशन में इस टाइम कंपटीशन है। हमें अपनी कैरियर को लेके स्ट्रेस लेना चाहिए ताकि हम अपना आप को आगे बढ़ाए, अपना करियर जो है वो ब्राइट रखे। तो रही बात अब ड्रग अब्यूज़ की, आज तक गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स किए हैं। हर टाइम हफ्ते में 1 बार 2 बार, महीने में 10 बार ये सब होता है, लेकिन हर टाइम बस यही बोला जाता है कि ड्रग से आपके नुकसानात क्या है, लेकिन ये कभी नहीं उठाया गया कि ये ड्रग आता कहाँ से है।
मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ, या जो हमारे त्राल के ADC साहब है, SHO साहब है और जो भी है, उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ, आप पहले गौर करिए ये सब आता कहाँ से है, ये स्टार्टिंग इसकी होती कहाँ से है। अगर सप्लायर्स है उन पे कभी कोई एक्शन क्यों नहीं उठाया गया। अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर ड्रग फ्री हो तो मैं यही गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, पहले आप स्टार्टिंग जहाँ से इस सब की हुई वो सब ख़त्म कीजिए, पहले सप्लायर्स को ढूंढिए, उनको बंद कीजिए, तो यूथ भी उस सब से बचेगा। नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें प्रोग्राम को यहीं पे रोकना पड़ा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके के मसलों मसाइल भी आला हुकाम तक पहुँचे तो स्क्रीन पे दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पे राबिता कायम करें। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी रूबरू टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।